हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के आगे का पार्ट। लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था सेट थ्योरी के बारे में। अब यूनिट फर्स्ट में आगे आता है लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस क्या होता है? देखो, अ नॉन एम्प्टी सेट L इज सेड टू बी अ लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ देयर इज एन इंटरनल कंपोजिशन प्लस कॉल्ड एन एडिशन, यानी प्लस को कहते हैं एडिशन जो कि L में होता है, और एक्सटर्नल कंपोजिशन इन L ओवर F कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी ये F है, ये प्लस है, इसे कहेंगे एडिशन, इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसलिए का है क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है फील्ड के एलिमेंटों के बीच, और फील्ड के एलिमेंटों को बोलते हैं स्केलर्स। सो इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और जो ये एडिशन होता है वो होता है वेक्टर्स के बीच। वेक्टर्स बोले तो एल के एलिमेंट, एल के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, इस तरह से ये सब प्लस और सॉरी डॉट स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एग्जाम्स। और ये एक्स वाई जो कि एल में है और अल्फा बीटा जो कि एफ में है वो इन एग्जाम्स को सेटिस्फाई करने चाहिए, तब एल कहलाएगा लीनियर स्पेस। एग्जाम्स कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट आता है एल प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। एल प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप बोले तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया, इसीलिए नहीं पता होता कई बार। अबेलियन ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं? यदि एक्स और वाई एल में है तब एक्स प्लस वाई भी एल में होना चाहिए। तो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये, इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है। सेकंड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स होना चाहिए, जहाँ एक्स वाई वही एल से बिलोंग करते हैं, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होना चाहिए, एक्स को बाद में ऐड करना है। यहाँ एक्स को पहले कर लिया वाई के साथ, यहाँ एक्स को बाद में करना है, वाई प्लस जेड को पहले करना है। यदि ये दोनों इक्वल आते हैं इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डी आती है, यह अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने का ही चल रहा है अभी हमारा, कि एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एल सच दैट, कैसे कि एक्स प्लस ई इक्वल टू एक्स आ जाए, इसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी। देखो यहाँ ई कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने यहाँ जीरो क्यों लिखा है आपको समझाने के लिए कि एक्स में अगर कुछ भी जोड़ो, देखो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि एक्स में हमने कुछ भी जोड़ा तो एक्स ही आ जाए। तो सोचो जोड़ ऐसा किसी नंबर में क्या जोड़ सकते हो तो कोई वही नंबर आ जाए जीरो, कि एक्स प्लस जीरो करेंगे तभी एक्स आएगा, यही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर प्लस के लिए। तो ध्यान रखो हमेशा प्लस के लिए जो जीरो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर हमने जीरो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशन में कोई ना एक पर्टिकुलर नंबर नहीं लिख सकते हम, यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर ऐसे वर्ड ही लिखना पड़ेगा कि ई लिखा, एक्स लिखा, वाई लिखा। ठीक है, लेकिन हम ये ध्यान रख लो कि ई हमेशा जीरो होता है किसके लिए? प्लस के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है एक्स कोई एक ऐसा एल में बिलोंग करे जिसके लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट डब्लू, वो भी एल में ही होना चाहिए, इस तरह से कि एक्स प्लस डब्लू इक्वल टू ई आ जाए। यानी इसको हम यहाँ पर ई क्या बोला हमने? प्लस के लिए जीरो होता है, यानी कि डब्लू बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा कोई डब्लू मिल जाए आपको कि एक्स प्लस डब्लू बराबर ई आ जाए उसे, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आ जाए तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि ए बी सी डी ई ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो एल कहलाता है अबेलियन ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है लीनियर स्पेस के लिए। सेकंड आता है यदि अल्फा कोई एफ में बिलोंग करता हो और एक्स कोई एल में बिलोंग करता हो तो अल्फा एक्स यानी कि अल्फा और एक्स का मल्टीप्लाई एल में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेटिस्फाई द फॉलोइंग, कौन कौन सी? अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए? अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ध्यान रखिए। सेकंड आती है अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स इक्वल टू होना चाहिए अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स, इसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या क्यों रहे हैं यहाँ पर? अल्फा और प्लस बीटा एक्स पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है, यानी पहले अल्फा एक्स को अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई हुआ प्लस बीटा डॉट एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आती है अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स, क्या हो जाए? अल्फा बीटा, यानी इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि अल्फा को बाद में बीटा एक्स को पहले,
तो वो इक्वल टू आ जाएगी, अल्फा बीटा को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। और नेक्स्ट आती है कि 1.x इक्वल टू एक्स ही आए, यहाँ एक्स क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन एफ। ये ध्यान रखना कि डॉट के लिए एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि तुम समझ सकते हो आराम से, जैसे हमने यहाँ प्लस के लिए जैसे 0 बोला, तो ऐसे मल्टीप्लाई के लिए सोचो कि ऐसा तो कोई होगा ना कि x को जब तुम मल्टीप्लाई करो, जैसे कोई भी एलिमेंट x है, ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वही आएगा ना, वही एलिमेंट। ऐसा हो सकता है कि x डॉट एक्स, ऐसा कोई ई सोचो 1 के अलावा कि x को उससे मल्टीप्लाई करे तो x आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। 1 ही एक ऐसा होता है जिसके लिए x.1 x आ जाए, इसीलिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है डॉट के लिए, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव यानी कि डॉट के लिए, ठीक है, यहाँ लिख भी दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन एफ। यदि ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं जो अभी तक हमने पढ़ी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तो एल कहलाता है लीनियर स्पेस। काफ़ी लंबा लग रहा होगा लीनियर स्पेस प्रूफ करना, बट इजी है, एग्जाम में आता है तो इजीली प्रूफ हो जाता है, और आता भी है, कई बार पूछा गया है आरयू के एग्जाम्स में भी और मत्स्य के एग्जाम्स में भी, और CSIR में भी कभी कभी पूछा जाता है, प्रूफ करके दिखाइए। वहाँ तो सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, प्रूफ करके दिखाइए, मतलब आप प्रूफ करिए, बताइए कि ये लीनियर स्पेस है या नहीं है, ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके ना। हाँ, ये ध्यान रखो, मैं बता भी चुकी हूँ, एल के मेंबर्स को कहते हैं वेक्टर्स और एफ के मेंबर्स को कहते हैं स्केलर्स, ठीक है, और लीनियर स्पेस को वेक्टर स्पेस भी कहते हैं, ओके। लीनियर स्पेस हम बोल रहे हैं एफ के ऊपर डिफाइन होता है कि द लीनियर स्पेस डिफाइन ओवर द फील्ड एफ, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, एल एफ। इसका मतलब अगर ऐसे लिखा हो तो कहीं समझ जाइए कि एल लीनियर स्पेस है और एफ फील्ड है, यानी कि एल एफ के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। देखो यहाँ जो हम फील्ड एफ ले रहे हैं ना, ये क्या क्या हो सकता है, या तो रियल नंबर का सेट हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो स्केलर्स हमें मिलेंगे वो या तो रियल नंबर होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल नंबर को के सेट को लिखने का तरीका है, आर लिखो फिर आगे एक और डंडा, ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है, सी लिखा और बीच में ऐसा डंडा टाइप, ठीक है, ओके। हम लीनियर स्पेस पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे नॉर्म। नॉर्म क्या होती है, जैसे एन कोई भी लीनियर स्पेस है, ठीक है, ए नॉर्म ऑन एन इज अ फंक्शन, नॉर्म कोई भी एक फंक्शन ही होता है। इस नॉर्म को लिखते कैसे हैं, ऐसे, इस तरह से, यानी कि 2 डंडे बीच में गए फिर 2 डंडे, ठीक है, फ्रॉम एन इंटू आर, एन से आर में डिफाइन होता है ये फंक्शन इस प्रकार से, कैसे कि एक्स और वाई एन में होने चाहिए और एल्फा या तो सी में हो या फिर आर में हो, उसके लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको पढ़ते कैसे हैं, नॉर्म अंदर एक्स, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। सेकेंड प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आता है नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एल्फा डॉट नॉर्म ऑफ एक्स। ये 4 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर देता है ये फंक्शन अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो ये फंक्शन कहलाता है नॉर्म, ठीक है। अब आता है सेमी नॉर्म। सेमी नॉर्म क्या होता है, यदि सेकंड प्रॉपर्टी को छोड़ दें, n1 n3 और n4 ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये फंक्शन कहलाता है सेमी नॉर्म। अगर सेकंड प्रॉपर्टी ऑल्सो सेटिस्फाई देन इट इज कॉल्ड अ नॉर्म, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई देन इट इज कॉल्ड अ सेमी नॉर्म, ठीक है, ओके। अब हमने नॉर्म पढ़ लिया, हमने लीनियर स्पेस पढ़ा, अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे नॉर्म लीनियर स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, देखो द पेयर एन कॉमन, ये फंक्शन वही नॉर्म दैट इज लीनियर स्पेस ऑन विच अ नॉर्म इज डिफाइंड इज कॉल्ड अ नॉर्म लीनियर स्पेस, यानी कि नॉर्म लीनियर स्पेस के ऊपर लीनियर स्पेस के ऊपर हम नॉर्म डिफाइन कर देते हैं तो वो कहलाता है नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। और यदि हम वही जो हम सेमी नॉर्म के लिए हमने पढ़ा था कि सेमी नॉर्म में क्या होता है, सेकंड कंडीशन को छोड़ देना है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सेमी नॉर्म कहलाता है। तो यही है, अगर एन के ऊपर देखो इज कॉल्ड सेमी नॉर्म ऑन एन देन एन इज सेड टू बी अ सेमी नॉर्म लीनियर स्पेस, बस ठीक है।
नॉर्म और सेमी नॉर्म दोनों का हो गया। और ये एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखो, यूनिटरी स्पेस Cn एंड यूक्लिडियन स्पेस Rn, ये नॉन लीनियर स्पेस होते हैं। इनका प्रूफ हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, यूनिटरी स्पेस समझो कि Cn क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं ना C, उसमें तो हम क्या लिखते हैं, वन टपल की फॉर्म में आते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर जो हमारे Cn में एलिमेंट्स आएंगे वो एन टपल्स की फॉर्म आएंगे। कैसे, देखो R का देखो पहले, जैसे R में हमारे एलिमेंट क्या आता है, 1 2 डैश, ऐसे इस प्रकार से आते हैं, एक एक आता है ना, जैसे 1 2। ऐसे R2 में क्या आता है, ऐसा आएगा, जैसे 1 2 आ गया, 3 4 आ गया, ऐसे डैश डैश इस तरह से चलेगा। यहाँ पर एक एक एलिमेंट है, दो एक एलिमेंट है, यहाँ पर ये पूरा एक एलिमेंट है, 1 2 ऑर्डर पेयर, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। ऐसे ही R की पावर n में कैसे आता है कि n टपल्स की फॉर्म, यानी x1 x2 xn, ये एक एलिमेंट है पूरा। सेकंड ऐसे ही आएगा a1 a2 डैश डैश an, ये सेकंड एलिमेंट है पूरा, ऐसे ही डैश डैश चलता रहेगा। ऐसे ही C में क्या आएगा, जैसे उसमें आयोटा वाले आते हैं, जैसे हम कोई भी x1 होगा, x2 डैश 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 x अनंत तक चल रहे तो x एन कॉमा डैश चलता जाएगा। तो C2 में कैसे आएंगे एलिमेंट, x1 x2 x3 x4, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है टपल की फॉर्म में, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे Cn में क्या आएगा, x1 x2 xn, यानी n टपल की फॉर्म में, ये एक एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट इसी तरह से होगा कोई, जैसे a1 an, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ ये मैं समझना कि x1 और यहाँ पर ये सेम आएंगे। यहाँ पर x1 क्या हो सकता है, x1 x2 xn, यहाँ पे तो ऐसे आएंगे 1 2 3, ऐसे सीधा सीधा एन टपल वाले, जैसे इस तरह से आएंगे। और यहाँ पर ये x1 क्या होगा, ये कोई भी ऐसा होगा कि 1 + 2 आयोटा, x2 क्या होगा 3 + 4 आयोटा, यानी यहाँ आयोटा वाला आएंगे ये एलिमेंट। और यहाँ पर सीधा सीधा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हाँ, बहुत अच्छी थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, CSIR में भी आ जाती है क्वेश्चंस में कई बार। अच्छे 4 नंबर वाले 4.75 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी ये आती है, कई बार पूछी गई थ्योरम। देखो क्या प्रूफ करना है कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस, यानी कि नॉन लीनियर स्पेस जितने भी होते हैं वो सभी मैट्रिक स्पेस होते हैं। लेकिन इसका रिवर्स हमेशा प्रूफ नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कभी कभी होता है कि मैट्रिक स्पेस किसी सेट के लिए ऐसा होता है कि मैट्रिक स्पेस नॉन लीनियर स्पेस बन जाता है, लेकिन ऐसा हर किसी सेट के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि हर सेट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। बट नॉन लीनियर स्पेस के लिए, यानी कि किसी भी सेट का नॉन लीनियर स्पेस हो वो मैट्रिक स्पेस जरूर होता है, ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। देखो इसका प्रूफ, एन हमने कोई भी माना नॉन लीनियर स्पेस है, हमने एक फंक्शन डिफाइन करा डी, कैसे, n क्रॉस n से R में, कि डी एक्स कॉमा वाई आएगा वो होगा नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, या नॉर्म ऑफ x माइनस वाई बिलोंग करता है R से, और x कॉमा वाई ऑर्डर पेयर ये बिलोंग करता है n क्रॉस n से। n क्रॉस n क्या है, अगर नहीं पता तो यहाँ देख लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होती है। क्या होता है ये, ए और बी कोई दो सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस प्रकार से लिखते हैं, a क्रॉस b से, और इसमें एलिमेंट कैसे आते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू आएगा ऑर्डर पेयर a कॉमा b, यहाँ पे a बिलोंग करता है कैपिटल A से और b बिलोंग करता है कैपिटल B से, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेकंड सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये एक बात और ध्यान रखो, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a आ जाए। जैसे बोलते हो ना 2 × 3 6 और 3 × 2 भी 6, तो ये तो सेटिस्फाई होता है, बट ऐसा सेट के लिए हमेशा नहीं होता है कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a हमेशा हो जाए। कभी कभी होता है बट हमेशा नहीं होता, इसलिए लिख भी दिया है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव, हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा हो कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, ठीक है। तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आ गए हमने वहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लिया था कि डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई,
अब देखो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं नॉन लीनियर स्पेस को मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो एक्स और वाई हमने कोई एन में माने, एक्स और वाई एन में है तो एक्स माइनस वाई भी एन में होगा। इससे कंफ्यूज मत होना कि हमने तो ये पढ़ा था कि एक्स और वाई एन में है तो एक्स प्लस वाई एन में होगा। इससे कंफ्यूज ना हो, यदि एक्स प्लस वाई होगा ना तो एक्स माइनस वाई भी एन में होता है। क्यों होता है ऐसा नहीं लिख सकते एक्स प्लस वाई को कि एक्स माइनस माइनस वाई लिख सकते हो ना, यही तो बात है। तो अब ये बोलोगे कि माइनस वाई यहाँ पे, ऐसे सोचो कि वाई बराबर माइनस एक्स तो हो सकता है। तो यदि एक्स प्लस वाई हम कह रहे हैं एन में तो एक्स माइनस एक्स यही तो एन में होगा, क्योंकि एक तो ये जीरो आ रहा है और जीरो एन में आता है, ये हमारी प्रॉपर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ऐसा ध्यान रखो कि यदि एक्स प्लस वाई एन में आ रहा है तो एक्स माइनस वाई भी एन में आता ही हमेशा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है पे एक्स वाई एन में है और एन नॉन लीनियर स्पेस है तो एक्स माइनस वाई भी एन में होगा। यदि एक्स माइनस वाई एन में है और ये एन नॉन लीनियर स्पेस है तो नॉन लीनियर स्पेस नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्म किसी भी एलिमेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, देखो कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या माना हमने डी एक्स कॉमा वाई, सो डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है मैट्रिक स्पेस की कि डी एक्स कॉमा वाई 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये हम प्रूफ कर रहे हैं डी एक्स कॉमा वाई हम 0 लेके चले। डी एक्स कॉमा वाई को हमने कैसे डिफाइन करा है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यदि नॉर्म 0 है तो अंदर वाला एलिमेंट भी 0 होता है, नॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी। सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू वाई। सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी मैट्रिक स्पेस की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी वाई कॉमा एक्स होने चाहिए। सो डी एक्स कॉमा वाई लेके चलते हैं इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इसको माइनस को बाहर ले लो, -1 और वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये देखो बराबर है, माइनस को यहाँ भेजो माइनस वाई आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि एक्स माइनस वाई। इस तरह से लिख सकते हैं। नॉर्म की प्रॉपर्टी क्या थी एल्फा एक्स कैसे होता है मोड ऑफ एल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। एल्फा कोई भी क्या होता है स्केलर, तो ये क्या है स्केलर -1, सो -1 का मोड और नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स। -1 का मोड यानी कि मोड का काम क्या होता है माइनस को पॉजिटिव करना, तो -1 का मोड पॉजिटिव +1 और नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स। और नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स को क्या लिखोगे डी वाई कॉमा एक्स, क्योंकि डी एक्स कॉमा वाई कैसे लिख रहे थे हम एक्स माइनस वाई का नॉर्म, तो वाई माइनस एक्स का नॉर्म कैसे लिखेंगे डी वाई कॉमा एक्स। सो थर्ड प्रॉपर्टी ऑल्सो सेटिस्फाई फॉर मैट्रिक स्पेस, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि डी एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू होने चाहिए डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई। देखो डी एक्स कॉमा वाई बराबर नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई डी एक्स कॉमा वाई यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई से लिख सकते हैं, क्यों जेड से जेड तो कैंसिल, तो एक्स माइनस वाई ही आ रहा है, ठीक है। अब नॉर्म की प्रॉपर्टी क्या आती है थर्ड प्रॉपर्टी कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है, अलग अलग नॉर्म कर दो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। सो यहाँ पर हम अलग अलग कर देते हैं नॉर्म कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड एक साथ प्लस नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। अब एक्स माइनस जेड नॉर्म को कैसे लिख सकते हैं डी एक्स कॉमा जेड और नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई को कैसे लिख सकते हैं डी जेड कॉमा वाई, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल। इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो इक्वल आ गया, आपने कहा था मैट्रिक स्पेस के लिए लेस देन आना चाहिए, ये इसके इक्वल है लेकिन ये तो लेस देन चल ही रहा है ना इससे भी, तो इससे तो लेस देन होगा, तो एंड में हम लिख सकते हैं कि डी एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई, ठीक है। सो फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी मैट्रिक स्पेस की। सो डी को हमने क्या प्रूफ कर दिया मैट्रिक स्पेस, सो एन क्या हो गया मैट्रिक स्पेस, क्यों ऐसे डिफाइन करता डी किस पे डिफाइन करता है एन क्रॉस एन पे, तो डी को मैट्रिक प्रूफ कर दिया यानी कि एन क्या हो गया मैट्रिक स्पेस।
ठीक है, यानी कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, देखो जो मैंने शुरू में बताया था मैंने यहाँ लिख भी दिया है, सिंस ईच नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस, जो हमने अभी प्रूफ किया है, देयरफॉर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ नॉन लीनियर स्पेस इज अ कॉची सीक्वेंस। ध्यान रखो, जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे नॉन लीनियर स्पेस में वो सभी कॉची सीक्वेंस होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक कॉची सीक्वेंस नॉन लीनियर स्पेस में कन्वर्जेंट भी हो। कन्वर्जेंट तो होगा लेकिन जरूरी मतलब नहीं समझे। देखो, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नॉन लीनियर स्पेस में कॉची सीक्वेंस तो होगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक कॉची सीक्वेंस नॉन लीनियर स्पेस में कन्वर्जेंट भी हो। कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो। कन्फ्यूजन हो सकता है बट हमेशा याद रखो, आगे काम आएगी, बहुत काम आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का पढ़ते हैं, कुछ और कंटिन्यूस, जॉइंटली कंटिन्यूस। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो पढ़ के आइएगा कंटिन्यूस, जॉइंटली कंटिन्यूस, और नहीं तो फिर हम पढ़ेंगे बढ़िया तरह से। ओके, थैंक यू वेरी मच।